चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर वो ये कहते हैं जी हमारे पास तो है ही नहीं पैसे, हालात ऐसे है ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो कह देंगे कि जी हमने तो हमें पैसे नहीं दिए हुकूमत को। ये सारा मलबा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये उसके खाते में जाना है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। और आप देख लीजिए कि ये सारे जो इवन बिलावल साहब हो गए और ये दूसरे सारे, ये जो कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन जो नोटिस आना है ना वो सरबराह हुकूमत को आना है कंटेम्प्ट का। अथॉरिटी इतनी कम हो गई है कि IMF इनकी बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी कि आप इतना झूठ बोलते हैं उनसे, आप इतनी हेरी फेरी करते हैं कि वो आपके वज़ीर ख़जाना की भी बात नहीं मान रहा, वो आपके गवर्नर स्टेट बैंक की भी बात नहीं मान रहा, और वो आपके जो सेक्रेटरी ख़जाना है उसकी भी बात नहीं मान रहा। तो वो कह रहे हैं तहरीरी तौर पर लाएँ। तो ये बड़ी अनोखी शर्त है, इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स बैठक। और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज़। एक तो IMF वाला मामला कहाँ बैठा है, क्योंकि कामरान साहब ने पूछा था, मैंने कहा जी बाबर इनको पता होगा आमिर भाई को। तो आज के प्रोग्राम में इसलिए आमिर भाई से बात करेंगे जी IMF क्या कह रहा है और हुकूमत के अब क्या टास्क रह गए हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई के मारे लोग पर पूछ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, बिजली भी महंगी हो गई है। दूसरा, कामरान साहब के साथ भी डिस्कस करेंगे आज जो अहम करारदाद पेश हुई है, जो इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगते थे अब वही इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत के ऊपर लग रहे हैं कि अदलिया के साथ जो है वो सामने अदालत के सामने खड़े होकर बेंच को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और लार्जर बेंच से मुतल्लिक मेरा ख्याल है कोई वो करने जा रहे हैं जी, फुल कोर्ट का कह रहे थे। तो सर ये आज की जो करारदाद है वो तो आप ख़ुद भी देख के कह रहे थे कि यार ये किस तरह साइन कराई हुई है, इधर ही आ रहा है फड़ के साइन कर दें, ये वाला लग रहा है काम सारा। हाँ जी, ये वो करारदाद है जो आज गई, और इसमें जो जिस तरीके से वो ये सिग्नेचर, खैर शायद यही प्रोसीजर होता है इसका लेकिन ये बात है कि ये इसमें आपकी जो पार्लिमानी करारदाद होती है उसके ज़रिए आप किसी अदालती फ़ैसले को ओवरटर्न नहीं कर सकते। एक बात तो ना आप पार्लिमानी करारदाद के साथ कर सकते हैं, ना ही आप कोई कैबिनेट के फ़ैसले से, मुत्तफ़िका फ़ैसले से कर सकते हैं, और ना ही जो है वो आप इसके अलावा कोई और तरीका है जो एक अदालती ऑर्डर है उसको ओवरटर्न जो है वो नहीं किया जा सकता। अब इसमें इस करारदाद में जो बातें लिखी हुई हैं ना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी अदालत जो है ना, देखें अब इसकी लैंग्वेज ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरीके से वो जजेस को है। पहली बात, एक बात मैं आपको बता दूं कि आइन के अंदर ये दर्ज है, आइन के अंदर ये वाज़े तौर पर दर्ज है कि किसी जज का कंडक्ट जो है ना वो इसमें पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। इसके बावजूद आपने देखा कि इस करारदाद में तो चलो फिर इनडायरेक्टली उन्होंने बात की। इससे पहले आपके लॉ मिनिस्टर, आपके इंटीरियर के मिनिस्टर, आपके दूसरे जो दीगर वज़रा, आपके प्राइम मिनिस्टर, वो मुसलसल नाम लेकर जजों को वो कहते रहे हैं कि ये मुतनाज़ा है और ये गलत फ़ैसले करता है और ये इसको नहीं बैठना चाहिए और उसको बैठना चाहिए। ये इस तरीके से आपने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मरियम बीबी ने तो सारे बाजार जो है वो वीडियो चलाई थी, उसके अंदर उन्होंने तो चलो जलसा में किया ना। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस की, यानी पार्लियामेंट के अंदर इस बात पर जो है ना वो नहीं होता, ये जजेस का कंडक्ट जो है वो नहीं लाया। तो बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की है सर इन्होंने, बहुत सख्त। अब ये जो करारदाद है जी, इसमें अगर मैं दो तीन चीज़ें इसमें मैं कर दूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान की अक्सरियती फैसले की तायद करते हैं। अब ये वही 4-3 और 2-3 वाला मामला जो है ना वो उन्होंने अभी तक पकड़ा हुआ है कि जी इस तरीके से। हालांकि इसके ऊपर जो जजमेंट है जो आई है इस वक्त, जो अभी फैसला दिया गया है, उसमें उन्होंने इस चीज़ पॉइंट को क्लियर कर दिया है। फिर इसके अलावा कह रहे हैं कि जी हम आला अदलिया से सियासी और इंतज़ामी अमूर में बेजा मुदाखलत से ग्रेस का मुतालबा किया जा रहा है। बेजा मुदाखलत कर रही है, आला अदलिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बेजा मुदाखलत कर रही है वो इसमें। तो ये चीज़ है कि ये देखना होगा कि वाकई वो बेजा है और वाकई वो मुदाखलत भी है या नहीं है। फिर इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी इसमें फुल कोर्ट मीटिंग जो है ना फैसलों तक वो किया जाए। जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला दिया था 2-1 की रेशो के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम अज़ खुद नोटिस पर कार्रवाई रोक दी जाए। तो वो जो ये कह रहे हैं कि जी वो फ़ैसला जो है ना वो उस पर अमल किया जाए, जबकि उस फैसले को 6 रुकनी बेंच जो है वो भी कर चुका है। और उससे पहले वो जो है वो ये कहा जा रहा था कि जी सर्कुलर में भी एक बता दिया गया था कि जी इसमें 5 रुकनी बेंच का फैसला पहले से मौजूद है। तो इसके ऊपर अब वही 2 जजों की राय को प्रिवेल करवाना, ये बड़ा वो ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। और इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जी ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। तो ये दिस इज़ अनहर्ड ऑफ, जी होना नहीं चाहिए ये चीज़, मतलब है कि, और इसका फ़ायदा कोई नहीं है।
इसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये तो मामला अदालत में है, तो ये अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ही होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं अमल करना ही नहीं उसके ऊपर। जी, वही ऑप्शन है उनके पास, दूसरा ऑप्शन तो वही है ना। मुझे तो लग रहा है वज़ीर आज़म को कुर्बानी का बकरा बना रही है। हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अब 10 तारीख आनी है, 10 तारीख को ये पैसे रिलीज़ करने हैं। वो कहते हैं जी हम नहीं रिलीज़ करेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। उस रिपोर्ट में वाज़े हो जाएगा कि जी इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, हुकूमत चाह रही है या नहीं चाह रही है। तो मेरा ख्याल है कि 11 को ही जो है वो ये मामला जो है ना शायद टेकअप हो जाएगा। अच्छा कामरान साहब, इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको कैसे अदालत हैंडल कर सकती है? अगर वो ये कहते हैं जी हमारे पास तो है ही नहीं पैसे, हालात ऐसे है ही नहीं, ऊपर से कल इजलास भी तलब कर लिया है वज़ीर आज़म ने। इसमें देखें इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो कह देंगे कि जी हमने तो हमें पैसे नहीं दिए हुकूमत को। ये सारा मलबा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये उसके खाते में जाना है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। और आप देख लीजिए कि ये सारे जो इवन बिलावल साहब हो गए और ये दूसरे सारे, ये जो कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन जो नोटिस आना है ना वो सरबराह हुकूमत को आना है कंटेम्प्ट का। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि जब अदालत का फैसला आया था उसके बाद बड़ी हलचल मची जी कि ये हुकूमत की तरफ से ही कि जी ये देखें अदालती फ़ैसला आया तो स्टॉक मार्केट कहाँ नीचे चली गई और डॉलर फिर ऊपर चला गया, महंगाई और बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, अदम इस्तेकाम हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, दुनिया हमें कर्जा नहीं देना चाह रही, हमारी हेल्प नहीं करना चाह रही। तो ऐसा होता है कभी ऐसा बाकी? नहीं, देखें जो हमारी हुकूमत है ना उसकी अपनी कोताहियाँ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और जिस तरह आपने बात की कि भी वो हुकूमत जो है इलेक्शन के लिए अगर पैसे ना दे तो इसको भी इंश्योर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया था और उससे वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट ली है पैसों के हवाले से। तो ये जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे और इलेक्शन भी रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले एक स्पिन ये डाला कि जी IMF जो है उसने पैसे देने से कहा है कि इलेक्शंस के लिए पैसे ना लगाएं और एक दफ़ा में इलेक्शन कराएं। तो उस पर IMF ने स्टेटमेंट दी कि नहीं, हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई और हमारा मैंडेट भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है तो पैसे वो लगा सकती है, इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो उसे अपने जो इक़दाम हैं वो दुरुस्त करना चाहिए। अपना हाउस ही उनका इन ऑर्डर नहीं है तो इल्ज़ाम दूसरी तरफ लगा रहे हैं। सऊदी अरब पैसे दे रहा है, IMF का इससे क्या ताल्लुक है जी? IMF क्यों गारंटियाँ मांग रहे हैं? देखें जो हमारी हुकूमत है ना इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही, इसकी इंटरनेशनल सतह पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बहुत लो हो गई है। तो पाकिस्तान जब ये कहता है कि हमें फ़लाँ मुल्क इमदाद देगा तो काफ़ी होता है। अगर एक सॉवरन स्टेट कह रहा है कि दूसरी सॉवरन कंट्री हमें जो है हमारी मदद करेगी तो काफ़ी होती है। और जब वो वफाकी वज़ीर कह रहा है या गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है या सेक्रेटरी ख़जाना कह रहा है तो ये बड़ी अथॉरिटी की बात होती है। लेकिन हमारे मुल्क में हमारे जो अथॉरिटी इतनी कम हो गई है कि IMF इनकी बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कहता है अच्छा आपने ये कह दिया है, हमें ये रिटर्न वो दें कि सऊदी अरब वाकई आपको इमदाद देगा। यानी कि आप इतना झूठ बोलते हैं उनसे, आप इतनी हेरी फेरी करते हैं कि वो आपके वज़ीर ख़जाना की भी बात नहीं मान रहा, वो आपके गवर्नर स्टेट बैंक की भी बात नहीं मान रहा और वो आपके जो सेक्रेटरी ख़जाना है उसकी भी बात नहीं मान रहा। तो वो कह रहे हैं तहरीरी तौर पर लाएँ। तो ये बड़ी अनोखी शर्त है, इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी जाती। लेकिन IMF ने ये शर्त लगाई है और IMF ने फिर सऊदी अरब को लिखा है कि आप हमें जो है बताएं कि आप पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो सऊदी अरब ने जवाब दिया कि जी हाँ हम करेंगे। और आज ही हमें जो है वज़ीर ममलकत ख़जाना ने यह तस्दीक की है कि IMF को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि हम बाकी पाकिस्तान की मदद करेंगे। और अब इसी तरह की एक तहरीरी यकीन दहानी जो है मुत्तहदा अरब अमारात से भी ली जा रही है और वो जब दे देगी तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो है IMF के साथ वो साइन हो जाएगा। सर ये देखिए, अब एक सवाल पूछूँ आमिर साहब से। आमिर साहब, ये इसका मतलब ये आ रहा है कि जी फ़िलहाल सामने हमें नज़र नहीं आ रहा IMF से कोई स्टाफ लेवल मुआहदा अभी फ़िलहाल दैट्स नॉट इन द ऑफिंग, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो मुश्किल फ़ैसले इस हुकूमत ने किए कि वो पेट्रोल पौने 300, डॉलर 300 अनकैप कर दिया, सब्सिडी वापस ले ली, बिजली गैस महंगी, वो फैसले के वापस हो जाएंगे फिर अब, क्योंकि IMF से तो नहीं हुआ कुछ मुआहदा। देखें IMF से तो आप जो है ना वन वे और दी अदर, आपने 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूतियाँ भी खाएंगे और जाएंगे IMF के पास, उसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। तो ये असल में मसला ये है ना कि इसकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत लो हो गई है। इन्होंने जो IMF ने पेश की शराइत थी वो सारी पूरी कर दी, लेकिन इन्होंने एक ट्रिक ये निकाली कि पॉलिटिकल एक स्टंट के लिए इन्होंने कहा जी हम पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी फंस गई। उन्होंने कहा ये किस तरह क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, इसका कोई मैकेनिज़्म क्या होगा। तो IMF ने अब इनसे डिमांड की है कि आप हमें
लिख के दें कि आप ये क्रॉस सब्सिडी नहीं देंगे, हालांकि उसका मैकेनिज्म भी कोई नहीं था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं था, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो ये जो जितने इकदाम हो चुके हैं ये तो वापस नहीं होंगे, इससे मजीद सख्त इकदाम भी आएंगे और IMF को आपको राजी करना पड़ेगा। और आप देख लें कि कितनी जो है हुकूमत लकीरें निकाल रही है इस टाइम। अभी तो जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि IMF अब इनके ऊपर एतबार ही नहीं कर रहा, वो ये फिर ये सोच रहा है कि इमरान खान आएगा, और इमरान खान आएगा तो क्या करेगा? जी, जो मेन मसला है ना कि जो जब उन्होंने कर्ज देना तो उनको वापस भी लेना है, तो वो कहते हैं कि जो आप चीज़ें कमिट कर रहे हैं अगर अगली हुकूमत ना माने तो उसकी क्या ज़मानत है, क्योंकि ये तो स्टेबल हुकूमत नहीं है और वैसे भी इलेक्शन हो जाने हैं, तो उसकी वजह से उनकी रिजर्वेशन है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं दोस्त ममालिक से हमें लिखवा के दो कि हमारे पैसे जो हैं ये मदद करेंगे आपको, और अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया या कोई मसला किया तो ये मुल्क ज़ामिन होंगे उसके। इसीलिए तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। कामरान साहब ने जिस तरह से बिजली का जिक्र किया, बिजली 9 रुपये यूनिट महंगी होगी, लेकिन आपने एक और इंकशाफ किया कि हम वो पैसे भी दे रहे हैं हुकूमत को जो एक आम सारिफ के नहीं बनते। वो क्या कैलकुलेशन है, ज़रा लोगों को ये तो बताएंगे। देखिए, जो पाकिस्तान में बिजली की पैदावार है ना, पैदावारी सलाहियत है, वो तकरीबन 44,000 मेगावाट है। तो 40,000 हमारे पास रेडी जो है सलाहियत है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, तरसील का निज़ाम है, उसमें हम तकरीबन जो है 22,000 से ऊपर जो है बिजली तरसील नहीं कर सकते। तो बाकी जो बिजली है जो हम पैदा ही नहीं कर रहे, हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, उसको कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, और ये तकरीबन 11 रुपये फ़ी यूनिट इसकी कॉस्ट पड़ती है। यानी कि 11 रुपये वो हैं जो हमें बग़ैर इस्तेमाल किए बिजली पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और पाकिस्तान में तकरीबन 50% आबादी के पास इस टाइम बिजली की सहूलत भी नहीं है। तो जो पैसे आपको लगाने थे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, वो आपने जनरेशन में लगाए हैं, क्योंकि उसमें कमीशन और किकबैक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सारा जोर उस पर रखा गया है। और ये पिछले जो 4 साल थे इमरान खान के दौर में, ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट थी कि कैपेसिटी चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे। इन पावर प्लांट्स के मुकम्मल होने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर किया जाए, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट भी जो है इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकी। हालांकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम और ट्रांसमिशन का निज़ाम काफ़ी जल्दी इंप्रूव किया जा सकता है। तो कामरान साहब, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत भी इसी तरह है कि जनरेशन बड़ी कम है और उसके ऊपर कैपेसिटी भी नहीं है इतनी, और लोड इतना ज़्यादा पड़ गया इस हुकूमत का और आवाम तबाह, खर्चे ज़्यादा हैं, आउटपुट जो है वो कम है, और मजबूरी ये है कि जैसे आमिर साहब ने बताया ना कि जी बिजली आप नहीं भी उनसे ख़रीद रहे तो फिर भी उनको पैसे जो है ना वो पैसे उनको देने पड़ेंगे। हमारा भी वही हिसाब है कि IMF से, चाहे वो IMF के कहने पे महंगाई भी हो, लेकिन जाना जो है ना वो IMF के ही पास है जनाब। उसी अतार के लड़के से दवा लेनी पड़ेगी आपको। ये थी जी आज का रिपोर्टर्स बैठक, जिसमें आपको बहुत सारी खबरें ऐसी मिली हैं जो आप देखते हैं लेकिन आपको तफसीली तौर पे नहीं बताया जा सकता। तो इसके ऊपर आज कामरान साहब ने और आमिर साहब ने आपको बताने की कोशिश की है। इससे मुतल्लिक अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो के ऊपर आप कमेंट करेंगे, अगले प्रोग्राम में हम वो टॉपिक आपका ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।